दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि हमने जो सीरीज़ शुरू की है उसमें एक एक करके सारे टॉपिकों को बड़ी डीपली समझेंगे। और आपको मालूम है हमने टॉपिक शुरू कर दिया है और पहला टॉपिक हमारा अक्षांश और दिशांतर है, जिसमें हम अक्षांश क्लियर कर रहे हैं। अक्षांश में हम भूमध्य रेखा पढ़ चुके हैं। आज हमारी बारी है कर्क रेखा की। तो आज हम कर्क रेखा को डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने सामने मैप ज़रूर रखें, तभी आपको जियोग्राफी समझ में आएगी। क्योंकि मैंने पहले ही अपने वीडियो में कहा है कि जो सोल है, उसकी आत्मा है जियोग्राफी की, वो मैप में बसती है। जब तक आप मैप को विजुलाइज करना नहीं सीखेंगे, आपको जियोग्राफी एक डिफ़िकल्ट और बेवफाई वाला सब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सबसे पहले हम इसकी अवस्थिति या स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं। आपने अक्सर देखा है, ये हमारी अर्थ है और अर्थ के बीच से एक लाइन जाती है जिसे हम इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। वहीं नॉर्थ में, जो नॉर्थ गोलार्ध है या उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से एक लाइन खींची गई। ठीक है, उसको नाम दिया गया कर्क रेखा। क्या नाम दिया गया? कर्क रेखा। तो आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा किस गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से खींची गई, पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। अब समझिए इसका नाम कैसे पड़ा। इसकी दिलचस्पी आप देखिए, कितना दिलचस्प टॉपिक है कि नाम है कि जो प्राचीन टाइम में जो मिस्र और मेसोपोटामिया के लोग थे, ये तारों को बड़ा गहन एनालिसिस करते थे। अपनी डायरेक्शंस, अपने मौसम्स को समझने के लिए तारों का इस्तेमाल करते थे। टाइम को समझने के लिए तारों का इस्तेमाल करते थे। तो इन्होंने अच्छा खासा ज्ञान हासिल कर लिया था तारों को लेकर। जब इनका ज्ञान यूनान के लोगों के संपर्क में आया, जो वहाँ के लोग काफ़ी पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने अपने मैथमेटिकल तरीके से इसको प्रूव करने की कोशिश की और इसको ज़मीन पर उतारने की कोशिश की। देखिए दिलचस्प बात जब हुआ क्या कि अक्सर देखा गया कि 21 जून को देखा गया कि जो हमारा सूरज है, तो आसमान में क्या है कि एक तारों का एक समूह है। तारों का एक समूह है जिसे हम कैंसर कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तारों का एक समूह जिसे कैंसर कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, और उसी के सामने हमारा सूरज आ जाता है। तो उन्होंने देखा कि ये हर साल इस तरह की घटना घटती है, और जब इसके सीध पे आता है, जो सूरज जो है, सन जो है, वो 90 डिग्री के साथ चमकता है, और जो किसी की जो शैडो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। साथ ही साथ उन्होंने देखा कि इससे सूरज आगे बढ़ता ही नहीं है। फिर यहाँ से क्या होता है, सूरज लौटना शुरू कर देता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो कैंसर कॉन्स्टिलेशन है, तो इसी को हिंदी में हमने कर्क रेखा कहा। तो उन्होंने कहा कि ये कर्क रेखा जो है, ये कर्क राशि जो है, इसी के सामने सूरज आ रहा है, तो उसी के सीध को मिलाते हुए, अंदाजा लगाते हुए, रखते हुए पेंसिल कि कहाँ पर जीरो हो रही है, उस चीज़ को एक लाइन मानते हुए एक लाइन खींच दी। कहा कि यह क्या है, एक कर्क रेखा है। और कर्क रेखा से इसलिए कहा गया, जो ऊपर आसमान में तारों का समूह था, उसका जो फिगर बना वो क्रैब की टाइप का बना, एक केकड़े की शेप का बना। और केकड़े को हम जो यूनानी भाषा थी उसको कहते थे कैंसर। तो वहीं से इसका नामकरण पड़ गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर? अब देखिए यहाँ 21 जून को सबसे बड़ी स्थिति समझिए। 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सूरज होता है। आप यहाँ ये मानिए सूरज होता है, या आपको पता है सूरज मूव नहीं करता है, केवल अर्थ मूव करती है सन के अराउंड भी और अपनी एक्सिस पे। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए, हम इस सर को मूव करा के इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सन जो है मूव कर रहा है। तो देखिए 21 मार्च को था, पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये जो है इसकी अक्ष होती है, उस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो झुके होने की वजह से पृथ्वी जो अपनी 23.5 डिग्री जो है, उसके झुकी होने की वजह से क्या हुआ कि जब मूव करेगा तो इसका हिस्सा घूमेगा। तो हम उस कॉन्सेप्ट को बाद में
क्लियर करेंगे। आप इतना समझिए, तो एक सन यहाँ से मूव करना शुरू करेगा या फिर ये हिस्सा सन के सामने आने मूव करेगा तो ये हिस्सा आने की कोशिश करेगा। यानी कहने का मतलब अब सन हमारा भी यहाँ चमक रहा था, अब इसकी सीधे पे चमकेगा। तो धीरे धीरे मूव करते हुए सन पहुँचते पहुँचते 21 जून को यहाँ पहुँच जाएगा। 21 जून को पहुँचते ही यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और यहाँ पर शैडो जो है वो शून्य हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से देखा गया कि सूरज अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, अब यहाँ से लौटना शुरू करेगा और 23 सितंबर को ये फिर से इक्वेटर पर आ जाएगा। तो कहा गया कि जब यहाँ से गई और यहाँ से आए तो एक कंडीशन हुई कि सूर्य की वो लास्टम बिंदु जहाँ से सूरज उत्तर की ओर अब जाना बंद कर देता है और दक्षिण की तरफ आना शुरू कर देता है, इसी को ही क्या नाम दिया गया, समर सॉलिस्टिस, जिससे ग्रीष्म संक्रांति। यहाँ से मौसम में काफ़ी बदलाव आता है। यहाँ से जब सूरज भूमध्य रेखा से एक मकर रेखा की तरफ जाता है तो हमारी रातें बड़ी होती जाती हैं और दिन छोटे होते जाते हैं। सॉरी उल्टा बोल दिया, दिन बड़े होते जाते हैं और रातें छोटी होती जाती हैं। अब जैसे ही 21 जून के बाद यहाँ से सन लौटना शुरू करेगा तो क्या होगा कि हमारे जो दिन हैं वो छोटे होते जाएंगे और रातें बड़ी होती जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसका वैश्विक विस्तार कि ये जो हमारी कर्क रेखा है कौन कौन सी जलीय सीमा से और कौन कौन सी स्थल सीमा से गुजरती हैं। तो जलीय सीमा में देखिए, मैक्सिको की खाड़ी है, अटलांटिक सागर है, लाल सागर है, फारस की खाड़ी है और प्रशांत महासागर। आप मैप निकाल लीजिए और मैप में इन चीज़ों को देखिए किस तरीके से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है किस किस जलीय बॉडी से, जो वाटर बॉडी हैं उनसे पास कर रही है। तो आप देखेंगे मैक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक, लाल सागर, फारस की खाड़ी, प्रशांत महासागर। वहीं अब स्थल सीमा की बात की जाए तो टोटल हमारा जो है वो 14 कंट्री हैं जिससे पास करते हैं। तो 2 उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको और बहामास, दूसरा है आपका अफ्रीका सहारा, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, इन 7 देशों से होकर गुजरती है। वहीं एशिया की बात की जाए तो सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन का जो ताइवान वाला हिस्सा है उससे होकर गुजरती है। तो ये हमारा हो गया कर्क रेखा का वैश्विक विस्तार जो जलीय और स्थल सीमा से होकर गुजरता है। लेकिन जैसे हमने कहा इसका प्रभाव भी है कि जब 21 तारीख को जब मकर रेखा पर सूरज होता है तो बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है और आप देखेंगे कि ये कितना 23.5 डिग्री की बात कर रहा है। और अक्सर देखा गया है कि 20 से 30 वाला जो एरिया है, 20 से 30 वाला जो एरिया है ये सब ट्रॉपिकल एरिया है। ठीक है, यहाँ सब ट्रॉपिकल वाला एरिया है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या होता है, धूप ज़्यादा पड़ने पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जब हवाएं ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के बाद हवाएं जो हैं वो 35 कैरेट पे उतरती हैं। यानी ऐसे कहें 30 और 35, 30 और 35 डिग्री अक्षांश पर हवाएं उतरती हैं और ठंडी हवाएं उतरने की वजह से हवाएं मूव करती हैं तो इधर लो प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए हवाएं ऊपर न उठकर इधर की तरफ रन करने लगती हैं, जिसकी वजह से ये हवाएं यहाँ बारिश वगैरह नहीं होती है और इनका योगदान मरुस्थलों को बनाने में होता है। तो ये जैसे आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो मरुस्थल है 20 से 30 डिग्री के बीच में ही है। उसका रीज़न यही है कि एक तो गर्मी होने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है, जो हवाएँ उतरती हैं वो बहुत ठंडी होती हैं तो हवाएँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करने लगती हैं तो बारिश की संभावना घट जाती है या बिल्कुल होती ही नहीं है, ना के बराबर बारिश होती है कभी कभार, नहीं तो होती ही नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पर बड़े बड़े रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। क्लियर, जैसे हमने सहारा का, थार का, अरबियन, ठीक है, सोरोरन, मैक्सिको में इस तरह के रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं अब स्पेशली इस कर्क रेखा को लेकर, इंडिया को लेकर, तो इंडिया जो है कर्क रेखा और भारत की बात करें,
भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये भारत को लगभग बीच से काटती है, आधा आधा बांटती है नॉर्थ और साउथ में। तो जो 8 राज्य हैं वो हमारा पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हैं। तो मिलता है, पहला गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत में। यहाँ दिलचस्प जो बात, कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब ये गुजरती है तो राजस्थान के 2 ज़िले हैं, एक बांसवाड़ा, एक डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन 2 ज़िलों से होकर गुजरती है और बांसवाड़ा के तो बीच से होकर गुजरती है। वहीं मध्य प्रदेश में सबसे लंबी डिस्टेंस तय करती है। वहीं छत्तीसगढ़, झारखंड इसकी जो राजधानी है झारखंड, इसकी रांची, ये इसी कर्क रेखा पर स्थित है। तो पश्चिम बंगाल को पार करती है, त्रिपुरा में पहुंचती है। त्रिपुरा में एक शहर है उदयपुर, वो इसी कर्क रेखा के पास में ही है, बिल्कुल नॉर्थ की तरफ। यानी जैसे मान लीजिए ये कर्क रेखा है तो यहाँ पर मौजूद हो, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें। अब यहाँ एक चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जब भी साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी भूमध्य रेखा से आप मकर रेखा की तरफ जाएंगे धीरे धीरे नॉर्थ तरफ, तो इस तरह के जितने भी इलाके पड़ेंगे, यानी कहने मतलब भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा के नॉर्थ के जितने भी हिस्से हैं, जिससे गुजरेगी ये लाइन, मतलब ये सूरज इनके ऊपर से गुजरेगा, तो साल में 2 सिचुएशन ऐसी बनेंगी जिससे पर क्या होगा, जिन पर शैडो 0 हो जाएगी। साल में एक जाने पर एक आने पर 2 बार किसी भी जिस सूरज जिसके ऊपर से गुजरेगा, जिस लाइन पर से गुजरेगा, उस पर क्या होगा, उसकी शैडो 0 होती चली जाएगी। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए इनमें से कौन से शहर हैं जिनकी शैडो 0 हो जाती है, ठीक है, तो आप चेन्नई है, मुंबई है, बेंगलुरु है, भोपाल, बड़े नाम ले दिए। लेकिन हकीकत में तो ये है कि जब आप मैप को रन कराएंगे इस तरीके से, आप देखेंगे कि इंडिया इस तरीके से बना हुआ है, तो जैसे जैसे इंडिया यहाँ से जैसे सूरज इधर मूव करना शुरू करेगा, तो यहाँ भी सारे में जिस करता हुआ जब तक यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ तक जितने इलाकों से ऊपर वो गुजरेगा, सभी को वो आने पर सभी के ऊपर वो एक कंडीशन ऐसी पैदा होगी कि सबके ऊपर कहीं ना कहीं जो हमारा सूरज है, जो सन है, वो 90 डिग्री एंगल के साथ होगा और उसकी जो शैडो होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी जो जलवायु इसको 2 हिस्सों में बना देता है कि ऊपरी हिस्सा आप देखेंगे भारत में, जब भारत का आपने देखा होगा, इससे देखा होगा इस तरीके का, तो जब इस तरीके से कर्क रेखा गुजरती है तो ऊपर वाला हिस्सा यहाँ हिमालय वगैरह है, तो यहाँ काफ़ी ठंडा इलाका होता है, ये नीचे गर्म रहता है। तो ये जो एरिया, ये टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल एरिया होता है और ये ट्रॉपिकल एरिया होता है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो साउथ का हिस्सा है वो इधर ट्रॉपिकल एरिया है जहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ने वाली है। ऊपर वाला जो एरिया है वो सब ट्रॉपिकल या वार्म ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल या वार्म टेम्परेट एरिया कहा जाता है, जहाँ सर्दी और गर्मी दोनों का एहसास होता है। क्लियर। वहीं जो हमारी कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है, इस तरीके से जब गुजरती है तो कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो केवल कर्क रेखा को एक बार पार करते हुए गुजर जाती हैं। जैसे उसमें है कैन, बेतवा, सोन, दामोदर, ये ऐसी नदियां हैं जो केवल और केवल कर्क रेखा को एक बार काटती हुई गुजरती हैं। लेकिन इसमें एक नदी ऐसी है, माही नदी, जो विंध्याचल से निकलती है और राजस्थान से मुड़ती हुई आप खम्मत की खाड़ी में होती है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। याद कीजिए, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कमेंट में जरूर बताइए। नर्मदा दक्षिण के समान, और नर्मदा नदी है वो, जैसे मान ली नर्मदा नदी है तो वो यहाँ से पश्चिम की तरह सब समांतर बहती है, इस तरीके से समांतर बहती है। ये फैक्चुअल है। और साथ ही साथ आपको पता है कि जो हमारी कर्क रेखा है
और एक हमारी है समय रेखा, ठीक है, टाइम मेरिडियन। तो जब वो गुजरती है इस तरीके से तो एक जगह काटती है 82 डिग्री जो समय रेखा है, ठीक है। 82 डिग्री जो समय रेखा है वो जब नॉर्थ से साउथ की तरफ खींची जाती है, ड्रॉ की जाती है, तो क्या होता है कि एक जगह है छत्तीसगढ़ में कोरिया जिला वह एरिया है जहां पर हमारी समय रेखा और कर्क रेखा आपस में दोनों काटती हैं, ठीक है। अब आई होप कि ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है और इससे कोई आपको डाउट नहीं होगा। अगर कोई आप इस टॉपिक से लेकर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं।